नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत आज सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और ये खबर है बेलगोरोद से। बेलगोरोद में अमेरिकी हेलीकॉप्टर से बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से यह हमला किया है। रूस के आसमान में पहुंचे अमेरिकी हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक से यूक्रेन ने भीषण बमबारी की है। यूक्रेन के हमले से भड़क सकती है युद्ध की आग, जिस तरह से यह हमला किया गया है, क्योंकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी हमले से युद्ध की आग भड़क सकती है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। ब्लैक हॉक के जरिए यूक्रेन ने जो हमला किया है उसमें रूस के आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर पहुंचे और वहां पर अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर यह हमला किया गया। तो ये बड़ा हमला है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का। रूस के आसमान में ये हेलीकॉप्टर पहुंचे और वहां पर हमला किया गया। यूक्रेन ने क्योंकि अमेरिकी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है और बेलगोरोद में ये बड़े हमले किए गए हैं, इस वजह से ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से जंग की आग और भड़क जाए। यूक्रेन ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। देखिए, लगातार ये चेतावनी रूस द्वारा दी जाती रही है कि अगर आप इस तरह के हमले करेंगे, उसमें अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल पहले से हो रहा है और अब अगर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है, जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का, देखिए तस्वीरें देखिए। रूस में तबाही का दौर खत्म नहीं हो रहा। यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सैन्य ठिकानों के अलावा एनर्जी सेक्टर में भारी तबाही मचाई गई है। अब यूक्रेन ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे लोग मुसीबत में आ जाएं। इसके लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जिन्हें यूक्रेन कभी बना नहीं सकता। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन नेटो के हथियारों से हमले कर रहा है या फिर नेटो ही यूक्रेन की आड़ में रूस पर अटैक कर रहा है। अगर ये सही साबित हुआ तो रूस ऐसा पलटवार करेगा जिससे यूरोप में एटमी जलजला आना तय है। जहां रूस का फरमान था कि अप्रैल में यूक्रेन का सरेंडर तय, वहीं यूक्रेन ने ऐसे विध्वंसक हमले किए हैं कि रूस बैकफुट पर आ गया। अब सरेंडर तो दूर की बात, रूस को अपने कई इलाके बचाने में काफी परेशानी आ रही। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, पावर हाउस पर अटैक, गैस पाइपलाइन पर अटैक, सैन्य ठिकानों पर अटैक और अब डैम पर हमला। इन हमलों से यूक्रेन ने बता दिया है कि वो हार नहीं मानने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन के पास रूस पर इतने विध्वंसक हमले करने की हिम्मत कहां से आ रही है? क्या इसके पीछे नाटो का ब्लूप्रिंट है? यूक्रेन के पास ना तो लॉन्ग रेंज हथियार थे और ना ही फाइटर जेट। उसके बावजूद यूक्रेन ने रूस में आखिरी छोर तक हमले किए हैं। यानी रूस का अंदेशा सही हो सकता है कि यूक्रेन को हथियार मिल चुके हैं, जिनमें लॉन्ग रेंज वेपन भी शामिल है। तभी तो कजाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ने वाले ओरेनबर्ग के ऑर्स्क सिटी में डैम तबाह कर डाला। ऑर्स्क से कीव की दूरी करीब 2313 किलोमीटर। और इतनी दूरी पर हमला लॉन्ग रेंज हथियारों के बिना मुमकिन नहीं।
हमले के बाद सायरन बजने लगा, क्योंकि डैम पर हमले के बाद पानी तेजी से आसपास के इलाकों में जा पहुंचा। यूराल नदी पर बने बांध से पानी बेहद तेज रफ्तार से आसपास के गांव तक पहुंच गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अभी तक मिली जानकारी में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां हजारों लोग फंसे। बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ऑरेनबर्ग के मेयर सर्गेई साल्बिन ने बताया है, इलाके में आपातकाल जैसी स्थिति है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही है। पानी अब 4 मीटर से बढ़कर 9 मीटर तक जा पहुंचा है। हमने लोगों से कहा है कि लोग जल्दी से अपने घरों को छोड़ दें। ऑर्स्क में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में वो सीधे बड़े खतरे की जद में है। पिछले 80 सालों में इस इलाके की सबसे भयावह बाढ़ बताई जा रही है। बिजली काट दी गई, रेस्क्यू चल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के दूसरे इलाकों पर भी हमले किए। ताबड़तोड़ हमलों में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिराई जा रही है। इसके अलावा रूस के विद्रोही गुटों को उकसाकर बॉर्डर वाले इलाकों में यूक्रेन जमीनी हमले कर रहा है। साथ ही बांध टूटने के बाद यूराल नदी का पानी विकराल हो चुका है। यूराल नदी करीब 2400 किलोमीटर की, जो रूस और कजाकिस्तान होते हुए कैस्पियन सागर में मिल जाती है। यूक्रेन ने जिस डैम को तोड़ा वो ओसर्क में पड़ता है। डैम पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया गया, जिससे 2 जगहों से बांध पूरी तरह टूट गया। डैम टूटने से आसपास के 5 गांवों में पानी भर गया। कई घर पानी में पूरी तरह डूब गए। बोरिसोग्लिवस्काया टाउन तक पानी पहुंच चुका है। 9,300 घर डैम से निकले पानी में डूब गए हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। अभी तक 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ऑर्स्क डैम पर हमला करके यूक्रेन ने काखोवका डैम पर हमले का बदला ले लिया। इसी तरह बेल्गोरोद में हमला करके यूक्रेन ओडेसा और दूसरे शहरों पर हमले का बदला ले रहा है। बेल्गोरोद में जब सुबह हुई तो बारूद का जलजला आ गया। एक के बाद एक कई धमाके हुए। रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हुआ, फिर एक इमारत के पास मिसाइल गिरी। हमले के बाद आग की लपटें उठने लगी। कई घंटे तक सायरन बजते रहे। सुरक्षा में लगे रूसी कमांडो भी मारे गए। रूस ने दावा किया है कि बेल्गोरोद में हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें बेल्गोरोद के कोजेंका में रॉकेट दागे गए, जिसमें कई इमारतें धराशायी हो गई। रूस ने दावा किया है कि हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा रूस के रोस्तोव में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है, जिससे 15% ऑयल प्रोडक्शन कम हो गया है। यह उसी हमले का वीडियो है। बात यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन एक तरफ रूस में तबाही मचा रहा है, वहीं वो यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भी रूस से लोहा ले रहा है। अटैक करने आए रूसी ड्रोन को मार गिराने का एक वीडियो सामने आया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के कई बीएमपी को कबाड़ कर दिया है।
साथ ही खेरसोन और दूसरे इलाकों में आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। रूस के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि फ्रंट फुट पर लड़ रहा रूस अब डिफेंसिव मोड में आ चुका है। उसके सामने चुनौती है कि वो पहले रूस पर हमला रोके। साथ ही ये चैलेंज भी है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे नाटो देशों का पता लगाकर उन पर लगाम लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेन का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गया है। रूसी बमबारी में यूक्रेनी लॉन्च पैड तबाह हुआ। लॉन्च पैड से बेलगोरोद में हमले हो रहे थे। यूक्रेन रूस के प्रतिशोध की आग में धधक रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 19 विमान गंवाने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर भारी बमबारी हो रही है। तबाही का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस साल सिर्फ 3 महीनों में ही रूस ने यूक्रेन पर 30,000 बार हमला किया है। पिछले साल के मुकाबले ये दोगुने प्रहार से हमला है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि रूस नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं चीन सैटेलाइट से रूस की मदद कर रहा है और रूस सटीक निशाने के साथ प्रहार करने में कामयाब हो रहा है। रूसी सैनिकों के जुनून के आगे कम पड़ रही है हथियारों की क्षमता। रूसी सैनिकों के दिल में बदले की ऐसी आग धधक रही है कि मुमकिन हो तो चंद घंटे में यूक्रेन को जलाकर भस्म कर दें। वायुसेना आसमान से गाइडेड बमों की बरसात कर रही है। ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। डोनेस्क से ज़ैपोरिज़िया तक रूस की आर्टिलरी आग बरसा रही है। सबसे घातक साबित हो रही है रूस की वो मिसाइलें जिसे किम जोंग के हथियार कारखानों में तैयार किया गया है। रूस यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से हमले कर रहा है। उत्तर कोरिया यूक्रेन में अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। शॉर्ट रेंज की मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी है। नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है तो वहीं चीन भी अब यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने सैटेलाइट से रूस को जानकारी दे रहा है। यही वजह है कि अब यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशन और सैनिकों के कैंप पर सटीक हमले हो रहे हैं। चीन से टैंक बनाने के उपकरणों की सप्लाई हो रही है। चीन रॉकेट का ईंधन बनाने में रूस की मदद कर रहा है। कई और हथियार और ड्रोन बनाने में चीन से जरूरी पार्ट्स की सप्लाई की जा रही है। अंतरिक्ष में मौजूद चीन के जासूसी सैटेलाइट्स अब दिन रात यूक्रेन की निगरानी कर रहे हैं। चीन की वजह से ही रूस का हथियारों का प्रोडक्शन बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। डोनेस्क में यूक्रेनी मोर्चे को खत्म करने का एक्शन एक बार फिर तेज कर दिया गया।
डोनेस्क में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। मरिंका में रूस की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है। डोनेस्क के कई इलाकों में रूस ने हवाई हमले भी किए। माना जा रहा है कि यह रूस का प्रतिशोध लेने का पहला चरण है, जिसमें यूक्रेनी धरती धमाकों से दहल रही। काला सागर के किनारे ओडेसा को भी रूस लगातार टारगेट कर रहा है। ओडेसा में रूस की मिसाइलों से जबरदस्त तबाही हुई। 19 विमान और 6 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद रूस ने जबरदस्त बारूदी बारिश की। आपको दिखाते हैं कि किन इलाकों में रूस ने तबाही मचाई। यूक्रेन में रूस की सेना भारी तबाही मचा रही है। खार्किव में रूस ने हवाई हमला किया। खार्किव में रूसी UMPD D-30 गाइडेड बॉम्ब से भारी तबाही हुई है। स्कूल पर बॉम्ब गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए। खार्किव में रूस ने ड्रोन से भी हमला किया है। रूस का ड्रोन एक अपार्टमेंट पर गिरा, जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। अवदिव्का में रूस की आर्टिलरी जबरदस्त तबाही मचा रही है। रूस ने यहां यूक्रेन के एक मोर्टार टीम को टारगेट किया और गोलाबारी के दौरान यूक्रेन के हथियारों का गोदाम भी भस्म हो गया। यूक्रेन के चासिव यार में पिछले कई दिनों से भीषण हमले हो रहे हैं। यहां रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए वर्बा मैनपैड्स का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेन का लेलेका 100 ड्रोन नष्ट हो गया। रोबोतीन में रूसी सेना ने T-90 टैंक से भारी गोलाबारी की है। रूस ने यहां यूक्रेन मोर्चे को टारगेट किया, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस के बदले का एक्शन इस बार सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। उन्नीस फाइटर जेट खोने के बाद पुतिन का सब्र जवाब देने लगा है और क्रेमलिन में कई बार मीटिंग की जा चुकी है। रूस के सीनियर जनरल 2 दिनों से मॉस्को में है। एरोस्पेस फोर्स के चीफ को भी बुलाया गया है। नेवी और वायुसेना के चीफ भी पुतिन से मिले। बैठकों से बड़े हमले की तैयारी का संकेत मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि पुतिन बाल्टिक देशों पर प्रहार की योजना बना रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला हमला पोलैंड में नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना और नाटो के हथियारों का जखीरा मौजूद। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिथुआनिया पर सबसे पहला हमला हो सकता है। बेलारूस से लिथुआनिया पर हमला हो सकता है। रूस इस इलाके में युद्ध अभ्यास भी कर चुका है। नाटो देशों पर सीधे हमले की जगह रूस जंग के लिए किसी मुद्दे की तलाश में है। इसलिए पहला हमला हो सकता है जहां सीमा पर विवाद। रूस की सेना उन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। दावा यह भी है कि रूस लिथुआनिया पर आतंकी हमले का आरोप लगाकर भी हमला कर सकता है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान क्रीमिया के तट पर काला सागर में उठाना पड़ा है। अब रूस ने भी ब्लैक सी फ्लीट को नए ड्रोन से लैस कर दिया है। तैयारी ऐसी है कि समंदर की सतह पर तैरती किसी भी ड्रोन या यूक्रेनी बोट को दूर रहकर भी उड़ाया जा सके। ब्लैक सी में भारी नुकसान के बाद लगातार रूस की नेवी ब्लैक सी फ्लीट को अपडेट कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में रूस 30,000 से ज्यादा बार हमले कर चुका है। 2023 में रूस ने 66,000 बार यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन 2024 में शुरुआती 3 महीने में ही पिछले साल के आंकड़े का आधा हमला हो चुका है। इस आंकड़े से जाहिर हो रहा है कि 2024 में रूस ज्यादा आक्रामक है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया और चीन की मदद।
रूस को पिछले साल तक सिर्फ ईरान से ड्रोन की सप्लाई हुई थी, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया से हथियारों की बड़ी खेप आने के बाद रूस की ताकत बढ़ गई। युद्ध की शुरुआत के बाद रूस ने अपने हथियार प्रोडक्शन को भी बढ़ाया था, जिसकी वजह से अब नए हथियारों की भारी खेप भी रूस की सेना के पास मौजूद है। लेकिन सबसे अहम नाटो पर हमले को लेकर सवाल है कि क्या रूस इतनी ताकत जुटा चुका है कि वो नाटो से युद्ध कर सके, या फिर नाटो के हथियार खत्म होने की खबरों ने पुतिन को महायुद्ध छेड़ने का हौसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कुपियांस्क में रूसी सेना का विध्वंसक हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर हॉवित्जर से हमला किया गया। हमले में यूक्रेन के 21 सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का एक इलाका जो कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जे की तैयारी रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने कर ली है और इसके लिए रूसी डिफेंस की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जा रही है। घातक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खार्किव की, जहां बीती रात रूस ने बारूदी कोहराम मचाया। यकीन मानिए, रूसी हमला इतना विध्वंसक था जिसे देख कीव तो क्या वॉशिंगटन तक दहल गया। आखिर क्यों पुतिन के टारगेट पर है खार्किव? देखिए इस रिपोर्ट में। पहले डोनेस्क, लुहांस्क, फिर अवदिव्का और उसके बाद ज़ेपोरिज़िया, ओडेसा में रूसी सेना का बारूदी प्रहार दिखा। मगर अब पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा यूक्रेन पर बढ़ जाएगा। और मुमकिन है इसके साथ ही पुतिन धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑपरेशन खार्किव का आगाज कर दिया, जिसके तहत बीते कुछ दिनों से खार्किव में भीषण हमले किए जा रहे हैं। मगर बीती रात यूक्रेन के खार्किव इलाके में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई दहल उठा। यकीन मानिए, डबल फ्रंट से रूस ने खार्किव पर विध्वंसक प्रहार किया, ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जिसके चलते खार्किव में यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस ने खार्किव के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। रूसी हमले में 8 की मौत जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस ने खार्किव में मौजूद एनर्जी संयंत्रों पर भी एयर स्ट्राइक की। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन का मकसद दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद खार्किव पर कब्जे का है और इसी मिशन को पूरा करने के लिए रूसी ब्रिगेड बीते कई दिनों से खार्किव में तबाही मचा रही। मगर दावा किया जा रहा है कि यह तो पुतिन के अटैक प्लान का महज छोटा सा ट्रेलर है। खार्किव जीतने के लिए पुतिन ने 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से पहले पुतिन खार्किव पर कब्जे की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्यों रूसी ब्रिगेड खार्किव को प्रचंड प्रहार से तहस नहस कर रही है?
तो आपको बता दें कि कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव है। खार्किव में यूक्रेनी सेना का सैन्य अड्डा भी मौजूद है, क्योंकि खार्किव रूसी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। खार्किव से रूसी बॉर्डर की दूरी महज 40 किलोमीटर है। खार्किव में रूसी मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है। यूक्रेन के बड़े एनर्जी संयंत्र खार्किव में मौजूद हैं। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स यह आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का मकसद अगले चंद दिनों में खार्किव पर कब्जे का है। लिहाजा इसी कड़ी में रूसी सेना खार्किव को दहला रही है। क्योंकि खार्किव के रास्ते ही रूसी ब्रिगेड कीव की तरफ कूच करेगी। यानी रूस के लिए सामरिक दृष्टि से खार्किव काफी महत्वपूर्ण है और इसे जीतने के साथ ही पुतिन कीव पर कब्जे की तैयारी करेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की इतनी आसानी से रूस को खार्किव जीतने नहीं देंगे। भले ही रूस खार्किव में तबाही मचा रहा है, मगर रूसी हमलों को रोकने के लिए और प्रचंड पलटवार करने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी मोर्चा संभाल लिया और रूस का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फिर से अमेरिका से हथियार मांगे। अमेरिकी कांग्रेस के डेलीगेशन से मिले। जानते हैं क्यों? पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। महाशक्ति अमेरिका ने अपने जिस सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खार्किव भेज रखा है, वो लगातार एक्शन में है। हाल ही में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने रूस के IL-76 विमान को आसमान में मार गिराया था और इसी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के सुरक्षा घेरे को मजबूत कर रखा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अगर बात अमेरिका के पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है, क्योंकि PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाही मचाने की है, यानी हर हाल में टारगेट को नेस्तनाबूद करना। क्योंकि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे एडवांस्ड रडार सिस्टम लगे हैं जो किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को आसमान में ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रडार से मिले सिग्नल के दम पर यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब 160 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। अगर यूक्रेन के पास अमेरिका के 25 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गए तो यकीन मानिए यूक्रेन के सुरक्षा कवच को भेदना पुतिन ब्रिगेड के लिए आसान नहीं होगा। मतलब यह है कि यूक्रेन के अस्तित्व को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बाद जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा नाटो के देश भी यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान कर चुके हैं, जहां लिथुआनिया ज़ेलेंस्की की सेना को आर्म्स व्हीकल सप्लाई करेगी, तो वहीं एस्टोनिया गोला बारूद की खेप भेजेगा। यानी इस बार गर्मी में रूस यूक्रेन युद्ध पूरे चरम पर होगा, जिसमें विनाशकों से बारूदी कोहराम मचना तय। प्रचंड तबाही, भीषण नरसंहार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूसी सेना का MLRS हमला, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया। यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट की बरसात हुई है। यूक्रेन के हथियार और सैनिकों को खत्म कर दिया। रूस की धरती पर यूक्रेन 3 दिन से लगातार हमले कर रहा है।
यूक्रेन के ये हमले कामयाब भी हो रहे हैं। यूक्रेन के हमले इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि वो अब अपने नए स्वदेशी ड्रोन से धावा बोल रहा है। यूक्रेन के ये वही ड्रोन हैं जिससे रूस परेशान है, लेकिन अब पुतिन की सेना ने यूक्रेनी ड्रोन की काट तलाश ली है। तो सवाल यही है कि आखिर अब रूस यूक्रेनी अटैक को रोकने के लिए किस रणनीति पर काम करने जा रहा है। अप्रैल 2024 यूक्रेनी फोर्स ने रूस की धरती पर बहुत बड़ा हमला किया। रूस के 4 एयरबेस पर ड्रोन से विस्फोट किया गया। हमले में रूस के 19 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। रूस की धरती पर यह यूक्रेनी फोर्स का सबसे बड़ा हमला था, सबसे बड़ा विमान विनाश था। अप्रैल 2024 इस दिन भी ज़ेलेंस्की सेना ने रूस की धरती को दहला दिया। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो थे। यूक्रेन के आक्रमण में रूस की ऑयल रिफाइनरी जल गई। अप्रैल 2024 इस दिन भी यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में ड्रोन हमला किया। रूस के एनर्जी ठिकानों पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। यूक्रेनी फोर्स 3 दिन से जिस ड्रोन से हमले कर रही है वो यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले घातक ड्रोन बना लिए। ज़ेलेंस्की की फोर्स अब इन्हीं ड्रोन से रूसी धरती को दहला रही है। यूक्रेन जिस ड्रोन से हमले कर रहा है उसमें एक ड्रोन है सोखिल 300i। इसे फॉल्कन 300 के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन के फॉल्कन ड्रोन की रेंज है 3300 किलोमीटर, यानी ये 3300 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकता है। इसके उड़ान की स्पीड है 580 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 300 किलो का पेलोड ले जाकर टारगेट को तहस नहस कर देता है। यूक्रेन ने एक और खतरनाक ड्रोन तैयार कर लिया। न सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि हमले के लिए उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। यूक्रेन के दूसरे ड्रोन का नाम है UJ-22। इसकी रेंज है 800 किलोमीटर। ये 85 किलो का पेलोड लेकर जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो की मदद से यूक्रेन के अंदर करीब 20 फैक्ट्रियों में ड्रोन का जखीरा तैयार हो रहा है। ये वही ड्रोन है जो रूसी सेना के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन घात को नाकाम करने के लिए अब नया प्लान तैयार कर लिया है। क्रेमलिन के प्लान का खुलासा रूसी रक्षा विशेषज्ञ एवगेनी मिखाइलोव ने किया है। रूसी सेना ने उन फैक्ट्रियों का पता लगा लिया है जहां यूक्रेन के खतरनाक ड्रोन बन रहे हैं। अब इन ड्रोन फैक्ट्रियों पर मिसाइल स्ट्राइक करने की तैयारी है ताकि यूक्रेन बड़े पैमाने पर ड्रोन न बना सके। इसके अलावा रूस ने नया एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। इन्हें रूसी एयरबेस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास तैनात कर दिया गया है। मतलब ये कि रूसी सेना यूक्रेनी ड्रोन फैक्ट्रियों को खत्म करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर रही है। जिस तरह यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति बदली, उसी तरह पुतिन सेना ने अपनी युद्ध नीति बदल दी। इस परिवर्तन के साथ ही युद्ध और भी भयावह होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।
बस कुछ दिन और फिर इजराइल में ऐसा बारूदी बवंडर आएगा जिससे इजराइल में जबरदस्त तबाही मच जाएगी। इसके लिए ईरान ने बड़ी तैयारी की है। लॉन्च पैड पर मिसाइल अलर्ट मोड में है, डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं और IRGC कमांडो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हमले का वक्त रमजान खत्म होने के बाद रखा गया है। दरअसल ईरान ठान चुका है अरब में वर्चस्व कायम करने के लिए पश्चिमी ताकतों को काबू में रखना होगा। इसीलिए ईरान इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने जा रहा है, जिसमें उसे रूस का साथ मिल रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में तबाही का जलजला कभी भी आ सकता है। इजराइल ने तबाही मचाई, अब ईरान की बारी है। ईरान का ऐलान है जैसे ही खत्म होंगे रमजान, इजराइल में आएगा बारूदी तूफान। ईरान ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी भी की है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है ईरान स्वार्म ड्रोन बटालियन तैयार कर रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम पावर को अहम ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। वॉरशिप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात की जा रही है। IRGC के कमांडर तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में जा पहुंचे। लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। यानी इतनी जबरदस्त तैयारी की जा रही है जिससे ना सिर्फ इजराइल दहलेगा बल्कि पूरे अरब में युद्ध की चिंगारी सुलग सकती है। CIA की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है रमजान खत्म होते ही अरब में बड़ा विस्फोट हो सकता है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है। ईरान सीरिया में दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए बेचैन है। जैसे ही रमजान खत्म हुए वैसे ही ईरान हमला बोल देगा। यह उसी की तैयारी का वीडियो है जब पावर डिफेंस सिस्टम को डिफेंस साइट पर ले जाया जा रहा है। पावर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर और अहम ठिकानों पर लगाया जाएगा। पावर सिस्टम रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया है। यानी रूस ने ईरान के हथियार बनाने में मदद की है या फिर अपने S-400 की तकनीक दी जिससे ईरान ने पावर बना दिया। ईरान हमला इजराइल के अटैक के तुरंत बाद भी कर सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि चाहबार इलाके में सुन्नी संगठन से उसकी भिड़ंत हो रही है। ये उसी भिड़ंत का वीडियो है जब IRGC कमांडो अल अदल के लड़ाकों से लड़ रहे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त जंग हो रही है। अल अदल ने 24 घंटे में IRGC के 11 कमांडो मार गिराए। अल अदल पिछले 3 दिन से दक्षिण पूर्वी ईरान में हमले कर रहा है। ईरान ने फैसला किया है कि रमजान खत्म होने से पहले अल अदल का खात्मा करेगा, फिर इजराइल पर हमला करेगा। यानी कुछ वक्त में बड़ी जंग के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान ने कई मिसाइल लॉन्च पैड पर डाल दी और कई ईरानी प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंचा दी। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी करारा जवाब देने को तैयार है। ईरान के पास सारम शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसे हमास और हिजबुल्लाह को देने की बात सामने आ रही है। इसकी अटैक क्षमता 300 किलोमीटर है, जबकि यह 500 किलो विस्फोटक से दुश्मन को दहलाने में सक्षम है। ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल ने एरो 3 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है जो मिसाइल किलर कहा जाता है। इसका 99% अटैक रेट है, यानी 100 में से 99 मिसाइल अटैक को नाकाम कर देती है।
ईरान ने अल यासीन 105 एंटी टैंक रॉकेट की खेप भी हमास को भेजी, जिसकी रेंज 300 से 500 मीटर है। ईरान इसे मरकावा टैंक का काल कह रहा है। इजराइल ने रोमाहा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिया है, जिसे अमेरिका से खरीदा है। इसका इस्तेमाल अमेरिका गल्फ वॉर में कर चुका है। जबकि ईरान ने कमांड 19 नाम का अटैक एंड सर्विलांस ड्रोन तैयार किया है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 300 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों को हमले से बचाने के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में अरब में एक महायुद्ध की बिसात तैयार हो चुकी है, जिसका पहला ट्रेलर रमजान के बाद दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के बीच अब हिजबुल्लाह ज्यादा बड़ी चुनौती बन गया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे वो इजरायली ड्रोन को गिराने में कामयाब हुआ है। इजराइल ने बदला लेने के लिए लेबनान की सीमा में ऑपरेशन चलाया और कई जगह पर हवा से हमला किया गया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया गया है। गाजा से लेकर लेबनान तक जबरदस्त हमला। हमास के ठिकानों से लेकर हिजबुल्लाह के अड्डों तक तबाही। इजराइल की सेना ने एक साथ अपने 2 दुश्मनों पर हमला किया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भस्म हो गए। तो वही हमास के सीक्रेट ठिकानों का खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पूर्वी लेबनान पर हवाई हमला किया। इस दौरान कई फाइटर जेट लेबनान की सीमा में दाखिल हुए और फिर हवा से जबरदस्त बमबारी की गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ड्रोन को गिराया था। इजराइल ने बदला लेने के लिए हवाई हमला किया। लेबनान के बालबेक में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया गया। इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान के एक सैन्य अड्डे में ठिकाना बनाया था। इजराइल का एक हर्मेस 900 ड्रोन उस इलाके में जासूसी करने गया था, जिसे हिजबुल्लाह ने गिरा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में रॉकेट से भी हमला किया। हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट इजरायली एयर डिफेंस बेस को टारगेट करके दागे गए थे, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस ने सभी रॉकेट को गिरा दिया। अब तक की जंग में 270 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। 50 सिविलियन की भी मौत हुई है, जबकि 90,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 96,000 इजरायली लोगों को भी घर छोड़ना पड़ा है। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि गाजा में सीज फायर होने तक इजराइल पर हमला जारी रहेगा। गाजा में भी इजरायली सेना ने हमास को बड़ा झटका दिया है। सर्च अभियान के दौरान हमास की 3 सुरंगों तक इजराइल की सेना पहुंची। इसमें से एक इजराइल की सीमा के अंदर 500 मीटर की दूरी तक बनी हुई थी। हालांकि हमास ने सुरंग को खाली कर दिया था, इसलिए यहां से हमास के लड़ाके पकड़े नहीं जा सके। सर्च अभियान के दौरान 40 विस्फोटक की बरामदगी हुई है। दक्षिण गाजा से हथियारों की खेप मिली है। खान यूनिस में कई जगहों पर छापेमारी की गई। गाजा में फिलहाल सबसे भीषण जंग दक्षिणी इलाके में सीमित है। भारी विध्वंस के बीच अब इजराइल की सेना चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। इसी दौरान हमास के कई ठिकानों का खुलासा हुआ है।
लेकिन किसी भी जगह से बंधकों का कोई बड़ा सुराग नहीं मिला है। इजरायली सेना को शक है कि इन ठिकानों को छोड़कर हमास के लड़ाके राफा बॉर्डर पर जा छिपे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक 13,000 हमास लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जबकि हमास का दावा है कि गाजा में अब तक 33,000 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल हमास के हमलों में कमी है और इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। इजराइल ने लेबनान से हिजबुल्लाह के सफाई के लिए अभियान छेड़ दिया है और अभी हवाई हमलों का सिलसिला और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या गाजा युद्ध के चलते इजरायली पीएम नेतन्याहू की सत्ता जाने वाली है? क्या बेंजामिन की सरकार गिरने वाली है? जानते हैं सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसकी वजह है तेल अवीव में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, हाथ में इजरायली झंडे और पोस्टर बैनर लेकर। जानते हैं क्यों? हमास के बंधक में चंगुल में फंसे बंधकों के लिए, नेतन्याहू की बर्खास्तगी के लिए। मगर देखते ही देखते धरना प्रदर्शन खूनी विद्रोह में तब्दील हो गया। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ गाजा बीते 6 महीनों से युद्ध का मैदान बना हुआ है, तो वहीं गाजा में जारी जंग को लेकर इजराइल में बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। जबरदस्त तरीके से आगजनी, तोड़फोड़ और संघर्ष जारी है। जानते हैं इस धरना प्रदर्शन की वजह कौन है? इजरायली पीएम नेतन्याहू। दरअसल हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को नेतन्याहू अब तक नहीं छुड़ा पाए हैं। लिहाजा इसी बात को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल के भीतर ही गृह युद्ध छिड़ सकता है। वैसे तो इजराइल में धरना प्रदर्शन का दौर काफी दिनों से जारी है, मगर अब इजरायली लोगों का प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजधानी तेल अवीव समेत 50 जगहों पर शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। वहीं उग्र प्रदर्शन के चलते भीषण हादसा भी हो गया, जब एक कार सवार ने कई प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। इजरायली मीडिया में प्रदर्शन को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 45,000 से ज्यादा लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पीएम नेतन्याहू जल्द इस्तीफा दें। इसके अलावा इजराइल में जल्द चुनाव कराने की भी मांग थी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से इजराइल में हर शनिवार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इजरायली सेना ने अब तक राफा छोड़कर लगभग पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी हमास ने इजराइल के कई नागरिकों को बंधक बना रखा है। बस इसी बात से इजरायली नागरिक आग बबूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस लाल संकट की जो ताइवान पर मंडरा रहा है। चीन ताइवान पर किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता है। इस बात के संकेत तब मिले जब चीन की सेना और नौसेना ताइवान के पास युद्धाभ्यास करने लगी। ताबड़तोड़ मिसाइल फायर, रॉकेट लॉन्चर की गर्जना, टैंक की हुंकार, तोप से विध्वंसक प्रहार। यह लाल आर्मी का युद्धाभ्यास है। यानी चीन की सेना की वॉर प्रैक्टिस।
पीएलए ने अज्ञात जगह पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि यह ताइवान पर हमले का ड्रिल। युद्ध अभ्यास के साथ साथ चीन ने ताइवान के आसपास बड़ी तैनाती कर दी। ताइवान के पास जिनपिंग की सेना ने अपने कई वॉरशिप और फाइटर जेट तैनात कर दिए। माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा है। ये उसी की तैयारी। चीनी सेना की इस बड़ी गतिविधि को देखते हुए अमेरिका भी एक्शन में आ गया। अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर F-22 रैप्टर को जापान भेज दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी को भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बीजिंग के खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है। पीएलए ताइवान पर धावा बोलने की तैयारी कर रही।